अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है पल्मोनोलॉजी में सार्कोइडोसिस, जो हमने आज कवर करना है। अच्छा, अब जो सार्कोइडोसिस है ना, ये मतलब इस तरह की डिज़ीज़ है कि इसके अंदर काफ़ी इसकी मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसलिए हम इसको ना एक पिक्चर ड्रॉ करके उसके अंदर सारी चीज़ें देखेंगे और इसको बाकी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें जिनसे ये मिक्सअप हो जाती है। तो अगर सारे चीज़ें मतलब आपको बताई गई हो ना, तो फिर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इसको। अच्छा, अब ज़रा हम ना सबसे पहले इसके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि हम पास्ट पेपर का कोई क्वेश्चन जो इस डिज़ीज़ से रेलेवेंट है, ताकि हमें आइडिया हो कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, उसके बाद हम ये टॉपिक कवर करेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है यूएचएस का क्वेश्चन है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये है कि जी 23-year-old गर्ल प्रेजेंट टू ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, एंड पेनफुल नोड्यूलर रैश। ठीक है, चीज़ों को ना नोट करते जाया करें। जब एक क्वेश्चन रीड किए जा रहे हो ना, तो आपके माइंड इस तरह का होना चाहिए कि वो ऊपर से चीज़ों को पिकअप करता जाए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 23-year-old है, ठीक है, फिर वो फीमेल है, फिर ओपीडी में आई है, इमरजेंसी में नहीं आई। इसका मतलब भी ये हो सकता है कि इमरजेंसी में कौन से केसेस लैंड करते हैं जो ज़्यादा स्वेयर होते हैं। अच्छा, अब कंप्लेन के ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, लेकिन वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जा रही है, और उसके शिन्स पर पेनफुल रैश है, ठीक है। फिर चेस्ट एक्सरे किया तो उसमें हाइलर फुलनेस आई। ट्रेकियोब्रोंकियल बायोप्सी की तो उसके अंदर लार्ज एपिथेलियोइड सेल्स हैं, ओकेजनल जॉइंट सेल्स हैं, लेकिन नेक्रोसिस नहीं है सेंटर में, यानी ग्रैनुलोमा बना हुआ है। बायोप्सी क्या बता रही है? नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमा। अगर सेंट्रल नेक्रोसिस होता तो केजेटिंग ग्रैनुलोमा होता। तो ये बहुत बड़ा हिंट है आपके पास ये कि नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमा वाली कोई डिज़ीज़ जो है ना, वो इस बच्ची को हुई है। और ये ऐसी डिज़ीज़ है जो यंगर ग्रुप में होती है, जो फीमेल्स को होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करती है। और ये जो पेनफुल नोड्यूलर रैश है ना शिन्स पर, ये एक्चुअली में क्या है? ये रेडिमा नोड्यूसम है, ठीक है। तो अब अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा बायलैटरल हाइलर लिम्फोडेनोपैथी, तो ये टिपिकल जो है ना फाइंडिंग्स है आपके पास सार्कोइडोसिस की, ठीक है। इसके अलावा ना उसने 2 डीडी पूछे में सार्कोइडोसिस के अलावा आप कोई और डिजीज़ जो है ना वो इसके साथ मेंशन कर दो। उसके अलावा ट्रीटमेंट प्लान वो इसमें आपने सार्कोइडोसिस को ही मेंशन करना है। अब ज़रा जो है ना वो हम देखते हैं कि जी अच्छा, ये चीज़ तो हमने पढ़ ली, अब हम देखते हैं कि है क्या एक्चुअली में डिज़ीज़। थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो गया क्वेश्चन से कि उस कौन से जो है ना साइन एंड सिम्टम्स इंपॉर्टेंट होंगे जो ये हमें देगा। अब वो ये है, ये क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिज़ीज़ है, आसानी से नहीं होती, ज़ाहिर है। फिर इसमें ये क्या फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है ये, और यंगर एज ग्रुप में 20 to 40 ईयर्स में हो रही है, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा है। सबसे ज़्यादा जिसको इन्वॉल्व करता है ना वो है हमारे पास लंग्स, ठीक है, देन स्किन आता है, और सबसे कम जिसकी इन्वॉल्वमेंट होती है ना वो हार्ट होता है इसमें। अब हम ना इसकी एक पिक्चर देख लेते हैं, ताकि हम एटलीस्ट जो है ये चीज़ें जो है ना थोड़ी बहुत याद कर सकें। और इसमें हमारे पास मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की थी, ताकि ज़रा ऊपर से नीचे तक ना हमें सारी चीज़ें लाइन वाइज जो है ना वो एटलीस्ट हम उसको कोड करके उसका या एक तो स्क्रीनशॉट सेव कर लेते हैं या उसको अपने साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। CNS में अगर हम देखें, सबसे ऊपर CNS है ना, तो CNS में देखें, CNS में क्या होगा? लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस होता है इसमें, ठीक है। अब जो इसके ग्रैनुलोमास है ना, ये ग्रैनुलोमास नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमास बॉडी में डिफरेंट जगह पे बनते हैं, प्रेशर इंड्यूस सिम्टम्स भी आते हैं। अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी प्रेस करेगा, तो वहाँ पे हमें क्या आएगा? सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है ना वो, फिर ये एक मैनिफेस्टेशन आएगी इसकी। इसके अलावा जो है ये क्या सिक्का सिंड्रोम जो है, यानी कि जो ड्राई माउथ होता है ना वो वाला भी इसके अंदर आता है। अब सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में वो किस तरह से मैनिफेस्ट करेगा? इसमें ADH नहीं बन रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। अब हमारे पास जो इसकी देखें, अगर हम CNS की बात करें तो CNS में क्रेनियल नर्व्स आती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स जो है ये सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना वो 7th क्रेनियल नर्व्स की होती हैं। समटाइम्स बायलेटरल 7th क्रेनियल नर्व भी इन्वॉल्व हो जाती है। इसके अलावा 7th के बाद जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो 2nd क्रेनियल नर्व की है, ठीक है, यानी कि जो ऑप्टिक नर्व है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। अब अगर हम देखें उसके बाद हम आते हैं CNS से नीचे फेस पे, तो फेस के ऊपर ना एक ख़ास किस्म का रैश होता है। वो इस तरह का रैश होता है कि जिसकी नोज़ है ना, अब ये इसकी नोज़ की टिप इन्वॉल्व है, और उसके बाद इसके ये चीक्स है, तो चीक्स पे रैश होगा।
दरमियान वाली स्पेस जो है ना वो खाली होगी। ये बटरफ्लाई रैश नहीं होता। बटरफ्लाई रैश जो SLE में हमने देखा है ना, उसमें तो ये सारी इन्वॉल्वमेंट होती है ना, मतलब ये दरमियान में खाली नॉर्मल स्पेस नहीं होती। इसके अंदर ये एक नॉर्मल खाली स्पेस होती है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं ल्यूपस पर्नियो, ठीक है। और इसके अलावा ये तो हो गया ना फेस के ऊपर रैश कौन सा होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था क्रेनियल नर्व 7th की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर बायलेटरल क्रेनियल नर्व 7th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होना तो फेशियल डायप्लीजिया जो है ना वो भी मतलब हो सकता है पेशेंट को। अब ये हो गई हमारे पास फेस की। अब फेस के ऊपर ही हमारे पास पड़ी हुई हैं आइज़ को अगर हम देखें ना तो आइज़ के अंदर जो है ना वो हमारे पास दो चीज़ें हैं जो आती हैं। एक है ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस ये हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा जो है ना वो हमारे पास आता है यूवीआइटिस, ठीक है। यूवीआइटिस भी होगा, उसको हो सकता है। अब इसके अलावा ग्लैंड्स में अगर हम देखें तो ये साइड पे जो ग्लैंड्स यहाँ पे हल्के से डिमार्क करने की कोशिश की है, ये कौन से पेरोटिड एरिया है। तो यहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड्स जो है ना इनकी एनलार्जमेंट जो है ये भी देखने को मिलती है। ये लिम्फ नोड्स जहाँ जहाँ है ना वहाँ पे ग्रैनुलोमा बनेंगे। और इसके अलावा बाकी साथ वाले जो एरियाज़ हैं उनको भी प्रेशर सिम्टम्स दे रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें लंग्स के अंदर बायलेटरल हाइलर लिम्फोडिनोपैथी ये देखने को मिलती है और ये इसकी स्टेज 1 के अंदर आता है। यानी कि अगर ये देखने को मिल रहा है, ये अर्ली मैनिफेस्टेशन होती है सार्कोइडोसिस की, कि बायलेटरल हाइलर लिम्फोडिनोपैथी देखने को मिले, ठीक है। अब इसके अलावा जो है इसमें लंग्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो लंग्स के अंदर और क्या चीज़ हो सकती है, अपर लंग फाइब्रोसिस जो है ये देखने को मिलती है, ठीक है, अपर लंग फाइब्रोसिस। और इसके अलावा यहाँ पे हमें पल्मोनरी आर्टरी की हाइपरटेंशन भी देखने को मिलती है। अभी एक बार जो है ना वो चीज़ों को लाइन वाइज सीक्वेंस में जो है ना वो माइंड में बिठाते जाएं, बाद में हम देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। अब हम नीचे आते जा रहे थे। अच्छा, लंग्स से ऊपर हमारे पास यहाँ पे वोकल कॉर्ड पड़े हुए थे। तो वोकल कॉर्ड के अंदर क्या हो सकता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। अच्छा, अब हम थोरेक्स की बात कर रहे हैं तो अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थोरेसिक डक्ट, ठीक है। थोरेसिक डक्ट में जब होगा हमारे पास यहाँ पे होता है एक आइलस असाइटिस, ठीक है। फिर अब थोरेक्स के अंदर और क्या चीज़ पड़ी हुई है, वोकल कॉर्ड्स हो गए, थोरेसिक डक्ट हो गई, लंग्स हमने देख लिया, हार्ट बचा। हार्ट के अंदर क्या होगा, हार्ट के अंदर जब यही ग्रैनुलोमास ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे ना तो सबसे पहले एक चीज़ जो हार्ट है ना ये वैसे तो इसकी लीस्ट इन्वॉल्वमेंट है, मैंने यहाँ पे शायद आपको बताया या नहीं कि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व जो होते हैं ना वो लंग होते हैं। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट है ना वो स्किन की है, लंग के बाद सेकंड नंबर पर। लीस्ट इन्वॉल्वमेंट जो है ना जिस ऑर्गन की है वो हार्ट है, लेकिन जिसकी वजह से डेथ होती है ना सार्कोइडोसिस में वो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है। हार्ट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से डेथ हो जाती है। इसमें होता है हमारे पास टैकीकार्डियाज जो होते हैं या एरिथमियाज जो होते हैं वो डेथ कर देते हैं। तो एक तो इसमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के साथ जो है वो पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। फिर वही हमारे पास टैकीकार्डिया जो है उसके साथ प्रेजेंट कर सकता है। और अगर यही जो हमारे पास ग्रैनुलोमा है ये ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं हमारे पास, ये हार्ट जो है वो हार्ट ब्लॉक में जा सकता है। और टैकीकार्डिया के साथ साथ एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे बतानी है कि इसके अलावा ब्रेडीकार्डिया जो है वो भी एक फ़ीचर हो सकता है। यानी डिपेंड कि वो किस तरह से जो है वो हमारे उस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। अब हाइलर लिम्फोडिनोपैथी जो थी जैसे हमने यहाँ पे देखी, ये भी यही था कि हमारे पास लिम्फ नोड्स के अंदर केजिएटिंग नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास बन रहे हैं, कंप्रेशन आ रहा है। जब वो कंप्रेशन आता है तो पेशेंट कफ के साथ भी आएगा, हमारे पास ड्राई कफ भी होगी। ये साइन एंड सिम्टम्स में हम इसको बाद में लिख लेते हैं। बोन मैरो जब आप देखेंगे उसकी, तो बोन मैरो के अंदर जो मैनिफेस्टेशन होगी ना वो यहाँ पे होगी लिम्फोपीनिया, ठीक है। वो पेशेंट को क्या होगा, लिम्फोपीनिया, और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। अच्छा, अब उसके बाद लीवर में आप देखते हैं तो लीवर के अंदर भी जब ग्रैनुलोमास जो हैं वो जाएंगे तो करेगा ग्रैनुलोमेटस हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस है किसकी वजह से, ग्रैनुलोमा की वजह से। तो लीवर के अंदर जो है जब ये जाएगा तो ये होगा ग्रैनुलोमेटस, ठीक है, हेपेटाइटिस। अब उसके बाद जो है हम नीचे आते हैं और आते आते हम उसकी टांगों पे आ गए। अब शिन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना रैश होता है रेड कलर का, वो वाला रैश जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा था कि कौन सा रैश उन्होंने बताया था, यहाँ पे देखें कि पेनफुल नोड्यूलर, अच्छा तो फेस का रैश है ना,
जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ल्यूपस परनियो, ठीक है, ये वो वाला है। अच्छा, यहाँ पे जो शिन पे रैश होता है ना, ये होता है इरेदिमा नोडियूसम, ठीक है। अब वो कोई भी बता सकता है स्किन की मैनिफेस्टेशन में, चाहे फेस वाला बता दे चाहे शिन वाला बता दे, और बाकी सारे साइन एंड सिम्टम्स दे दे आपको। अब उसके बाद हम देखते हैं इसकी एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन क्या होती है ना। एंडोक्राइन मतलब अब ये ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। पहले इसने सीएनएस की हमने देखी 3 देखी, लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस देखा, फिर हमने जो है वो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस सिका सिंड्रोम देखा, हमने क्रेनियल नर्व्स देखी कि वो हमारे पास 7 और 2 इन्वॉल्व हो रही है। फेस हमने देखा ल्यूपस परनियो, ठीक है, वो रैश है स्किन का। फेशियल डायप्लीजिया, 7th नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो गई है बाइलेटरल। आइज हमने देखा ऑप्टिक न्यूराइटिस यूवियाइटिस हो सकता है। ग्लैंड्स हमने देखा पैरोटिड ग्लैंड इनलार्ज हो रहा है। हमने देखा हम नीचे इसकी वोकल कॉर्ड्स में आए तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस वहाँ पे कंप्रेशन की वजह से हो रही है। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जो है वो कंप्रेस होगी, जिसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। थोरेसिक डक्ट में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा लंग्स में कि बायलेटरल हाइड्रल लिम्फोडेनोपैथी हो रही है। अपर लंग का फाइब्रोसिस हो रहा है। आपको पता है रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है, फाइब्रोसिस वाला कंपोनेंट तो आना ही आना था। फिर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन देखी हमने। उसके बाद हमने हार्ट में देखा कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, हार्ट ब्लॉक, टेकीकार्डिया कॉमनली और ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। फिर इसके अलावा बोन मैरो हमने लिम्फोपीनिया देखा। लीवर के अंदर हमने ग्रैनुलोमेटस हेपेटाइटिस देखा। और एंडोक्राइन जो है मैनिफेस्टेशन वो इसकी शिन के अंदर हमने इरेदिमा नोडियूसम देखा है। एंडोक्राइन में क्या होगा कि अब ये जो ग्रैनुलोमा है ना आपका, इट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन ये ग्रैनुलोमा जो है ना ये विटामिन D3 प्रोड्यूस करता है। ये कैसे प्रोड्यूस करता है? इसके पास एंजाइम होता है अल्फ़ा 1 हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। अब जो अल्फ़ा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है ना, ये विटामिन D3 बनाता है। जब विटामिन D3 बनता है तो हाइपर कैल्सीमिया होगा, पेशेंट हाइपर कैल्सीमिया के साथ आएगा, ठीक है। ये एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन है इसकी हाइपरकैल्सीमिया। ये हाइपरकैल्सीमिया जो है वो स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो रहा है, यानी ये आप इसको स्टेरॉइड्स देते हैं ना पेशेंट को, तो हाइपरकैल्सीमिया भी ठीक हो जाता है और ये नॉन केजेटिक ग्रैनुलोमा भी ठीक हो जाते हैं। ये एंजाइम वाला सारी चीज़ें तो फिर खुद ही स्टॉप हो जाएंगे ना। जो ग्रैनुलोमा मसला कर रहा है ना, और ग्रैनुलोमा को स्टेरॉइड ने ठीक करना है अगर, तो बाकी चीज़ें भी उसके साथ साथ ठीक होती जाएंगी। फिर हमारे पास लॉफगेन सिंड्रोम। ये ना 3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जो हमने ऊपर पढ़ लिया है। एक तो वही बायलेटरल हाइड्रल लिम्फोडेनोपैथी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि अर्ली मैनिफेस्टेशन है इसकी। फिर इरेदिमा नोडियूसम, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना वो आर्थराइटिस। ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे पास है इसकी क्या, लॉफगेन सिंड्रोम। अब इसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। ये कि ये मैंने डिफरेंट ऑर्गन्स का बता दिया कि जी ये यहाँ पे यहाँ पे ये हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स से। पेशेंट आपके पास आएगा ड्राई कफ के साथ, काफ़ी लंबी इसकी हिस्ट्री होगी, ठीक है, और इसके साथ जो है वो हमारे पास ये ड्राई कफ की हो रही है, बायलेटरल हाइड्रल लिम्फोडेनोपैथी है। इसको फीवर होगा और थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना वो हमें टीबी के साथ लग रही होंगी, जैसे नाइट स्वेट और वेट लॉस। ये हमने उसमें देखी हुई है ना, जो हमारा क्या नाम है टीबी है, ले तो हम इसमें टीबी का वर्कआउट भी करवाते हैं, तो टीबी जो है वो हमारा नेगेटिव आता है, ठीक है। टीबी वाला कोई मसला ही नहीं होता इसमें। इसके अलावा बाकी वही मेलेज हो गया, फटीग होगा पेशेंट को, ठीक है, और जो रिस्पिरेटरी फाइंडिंग होगी ना वो डिस्निया ऑन एक्सर्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसको वीजिंग जो है वो एग्जामिनेशन पे आप देखेंगे तो वीजिंग होगी इसको। तो ये है इसकी एक छोटी सी समरी सार्कोइडोसिस की। इसकी पिक्चर ले लें, बाकी जो है वो इसके आगे आसानी है। अच्छा, अब हम देखते हैं रेस्पो। रेस्पो के अंदर हमें पता है कि सबसे मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो हम रेस्पो में करवाते हैं वो होती है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे पे आपको बायलेटरल हाइड्रल लिम्फोडेनोपैथी भी मिल सकती है, ठीक है। ये इसके अलावा बाकी हमारे पास हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो उन सारी चीज़ों में देख लो क्या क्या है। अब देखो, हाँ, यहाँ पे इसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम कुछ लोगों में ज़्यादा हो सकता है। हाइपरकैल्सीमिया के फीचर्स आ सकते हैं, मैंने आपको बताया था विटामिन D बनता है। हाइपरकैल्सीयूरिया इन्फेक्शन है, ESR रेज्ड होगा, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगी। लिम्फोपीनिया मैंने आपको बताया बोन मैरो में मिलता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होगा। लीवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि जी भाई वहाँ पे हेपेटाइटिस हो रहा है। फिर हम मेजरली जो हमने करवाना नहीं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। असूलन हम सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, ठीक है। कोई भी आता है रेस्पो का केस ना, चेस्ट एक्सरे के बाद हमें वहाँ पे बायलेटरल हाइड्रल लिम्फोडेनोपैथी मिल गई, ठीक है। हमें बाकी हिस्ट्री भी हमारे पास है। हम जो है ना उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है अगर ये करवा लेते हैं, हमें रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न मिल जाता है डिजीज़ का। फिर हम जो है ना वो जाते हैं बायोप्सी की तरफ। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है हमारी। इसमें हम ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी करवाएंगे अगर लिम्फ नोड जो है ना वो ल्यूमन के अंदर आ रहे हैं, नहीं तो एंडोब्रोंकियल जो है वो देखते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमने या हम ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज करवाते हैं। ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज से
सुपीरियर है बायोप्सी, ठीक है। ब्रोंकल वोलर लेवाज में CD4 CD8 रेशो जो है वो 3.5 से ज़्यादा मिलती है अगर, ठीक है। ये अगर 3.5 से ज़्यादा मिलती है तो ये हमारे पास सजेस्टिव हो रहा है कि काफ़ी चीज़ें कि ये इसकी तरफ है, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है और हर चीज़ यहाँ पे मतलब ज़रूरी नहीं पॉजिटिव है। फिर हम HRCT की तरफ अगर हम जाते हैं ना, तो HRCT पे हमें एक साइन मिलता है जिसमें हमें लिम्फ नोड एंड लार्ज मिल जाते हैं, लंग फाइब्रोसिस है उसका पता चल जाएगा, और एक साइन होता है गैलेक्सी साइन, ठीक है। ये हमें जो है ना वो चीज़ें मिल जाती है ना, तो हम सजेस्टिव हो जाते हैं। यानी चेस्ट एक्सरे करवा लिया आपने जो है वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे आपको पता चल गया कि रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ कौन सी है वो आपने बायोप्सी के ऊपर आपको पता चला नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमा है, तो आपको पता चल गया कि जी अच्छा ये वाली डिजीज़ है। फिर आपने ब्रोंकल वोलर लेवाज करवाया, CD4 CD8 रेशो 3.5 से ज़्यादा आया। HRCT पे आपको जो है ना वो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट मिल गई, लंग फाइब्रोसिस मिल गई, गैलेक्सी साइन मिल गया, तो इतना काफ़ी है। जो बाकी चीज़ें ना देखो ये है कि विद टाइम के जैसे अब ये हाइपरकैल्सीमिया है एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन इसकी, लेकिन किताब के अंदर जो चीज़ पढ़ते हैं वो 100% पेशेंट के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही होती, यानी हो सकता है उसमें कुछ फीचर्स आएँ कुछ ना आए। फिर हम इसके चेस्ट एक्सरे की चेंजेस देखते हैं। स्टेज 1 पे बायलेटरल हाइलर लिम्फोडेनोपैथी, ये इसका अर्ली मैनिफेस्टेशन है। स्टेज 2 इसके साथ पेरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स आ जाते हैं। स्टेज 3 अब ये BHL जो है ये क्या थी, ये अर्ली मैनिफेस्टेशन थी, ये ख़त्म हो गई। अब जो है सिर्फ पेरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट रह गए, ठीक है। स्टेज 2 पे दोनों थे, स्टेज 3 पे सिर्फ ये रह गई, और लास्ट स्टेज होती है ना वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है। अर्ली बायलेटरल हाइलर लिम्फोडेनोपैथी थी, दरमियान में पेरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट बने, और एंड पे जो है वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये इसकी स्टेजेस थी। और अगर हम देखें ना इसकी ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट ये स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव डिजीज़ है, तो जब हम इसको स्टीरॉयड्स देते हैं ना तो सारी चीज़ें उसके साथ साथ ही हैंडल होने लग जाती हैं। एंड दैट्स इट।